With today's lecture, we are going to start with bronchial asthma. याद रखिएगा कि आपका जो जीआई और रेस्पिरेशन है, इन दोनों का मिलाकर एक जो है वो सवाल आता होता है। और दूसरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि आपके जो रेस्पिरेशन वाला मॉड्यूल है उसमें भी सिर्फ अस्थमा है, सीओपीडी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने तुम लोगों को बात कहनी है, वो ये है कि अस्थमा शुरू करने से पहले ना तुम लोग आज जब ये इसकी ड्रग्स वगैरह अल्लाह अगर तुम लोगों को इस्तात दे रिवाइज करने की, तो तुम लोग ना एक दफ़ा अपनी फिजियो की किताब से जो है इसको अस्थमा को एक दफ़ा पढ़ लेना, चाहे फिरदौस से पढ़ लो चाहे गाइटन से पढ़ लो, ताकि इसकी तुम लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली इज अस्थमा? अस्थमा होता क्या है, पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्थमा या दमा जिसको हम आम जुबान में कहते होते हैं, ये बेसिकली एक सांस की बीमारी है। ठीक है। अब इसके मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। मैनिफेस्टेशन से मतलब है ये बहुत सारे तरीकों से जो है वो जाहिर हो सकती है। कुछ लोग होते हैं उनको जेनेटिकली बाय बर्थ एस्थमेटिक होते हैं, उनको दमे का मसला होता है। ठीक है। कोई ना कोई एलर्जी, कोई ना कोई चीज, धुआं, परफ्यूम, कोई ऐसी चीज उनकी बॉडी के अंदर एस्थमा जो है वो ट्रिगर कर देती है। ठीक है। या इसके अलावा कुछ लोगों को दिन के स्पेसिफिक टाइम्स में होता है, कुछ स्पेसिफिक मौसमों के अंदर होता है। ठीक है। स्पेसिफिकली ये जो बहार का मौसम होता है, जिस तरह आजकल ये पोलन बहुत ज्यादा है, वो सफेद सफेद से वो दरख्तों के वो जो उड़ते हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा हैं। इन चीजों से उनको ट्रिगर हो जाता है। कुछ लोगों को जब सूरज तलू हो रहा होता है तब ज्यादा होता है इशू, कुछ लोगों को जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तब ज्यादा होता है, कुछ लोगों को पोस्चर की वजह से हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सारी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन उनको अस्थमा का कोई मसला नहीं होता, लेकिन अडल्ट एज में जाकर 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 30 ईयर्स, 40, इवन 60 70 ईयर्स बाद जाकर उनको जो है वो एस्थमेटिक उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि सारा कुछ किस एज ग्रुप में होता है और उनकी सिवेरिटी क्या है, तो आपने ड्रग्स कौन से देने हैं। आप लोगों को जो प्रॉफ के अंदर आएगी चीज, वो नंबर 1 अस्थमा के अंदर आएगी, और नंबर 2 उसके अंदर जो आपके पेट आपके जो सिम्टम्स आते होते हैं ना जी, वो आपके आ जाते हैं। नंबर 1 वो कहेगा कि जी इसको फीवर है, फीवर की हिस्ट्री होगी लेकिन शॉर्ट होगी वो। ठीक है। एक दिन पहले हुआ, ठीक है, 12 घंटे से हो रहा है, आप इसलिए 8 घंटे से हो रहा है, कल शाम से हो रहा है, फीवर की हिस्ट्री देगा। ठीक है। साथ में उसको जो है वो फ्लू, रनी नोज, ठीक है, आपको ना एक वो जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन नहीं होता, जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, उस तरह की पिक्चर आपको देगा। कफ कहेगा कि जी कफ आ रही है इसको बहुत ज्यादा, और कफ जो है वो जरूरी नहीं होता कि प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव अगर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव का फर्क ये होता है कि प्रोडक्टिव कफ वो होती है जिसके अंदर से आपको रेशा आता है, जो लोग अक्सर खांसते खांसते एंड के ऊपर करते हैं ना, दैट इज अ साइन ऑफ क्लासिकल प्रोडक्टिव कफ, कि जो उनका रेशा बन रहा है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब ये रेशा भी हो सकता है, या आपके वो सफेद सफेद या पीले पीले से आपके सिक्रीशंस भी हो सकते हैं। ठीक है। फीवर हो गया, कफ हो गया, रनी नोज हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए। ठीक है। आंखों में से पानी आता है। ठीक है। और इसके अलावा हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होगी, मतलब 12 घंटे या इस टाइम पर होगी, या आपको वो साथ में एससीक्यू में बता देगा कि जी इसको ना अमूमन ये मसला इसी सीजन के अंदर होता है, जब बहार आती है या जब सर्दियां जा रही होती हैं, या सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आपको एक टिपिकल सा इसका सिनेरियो जो है वो आपको दे देगा अस्थमा का। ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। याद रखिए, अस्थमा एक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन की मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन वाला निज़ाम रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा डिस्टर्बिंग एलर्जन जो है वो अगर एंटर कर जाता है, तो उसको आपकी बॉडी को उससे बचाने के लिए इस तरह के मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं। नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है, सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाती है, सर भारी भारी लगता है, छींकें आती हैं। मकसद सारा अल्लाह मियां का ये है कि ये चीजें आपकी सारी बॉडी में से बाहर रहें और आपको लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो। अच्छा, दिस इज अ डायग्राम दैट शोज द पैथोफिज ऑफ अस्थमा। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अस्थमा की, ये देखो, इस ये वाली डायग्राम देखो, दिस इज अ नॉर्मल ब्रोंक्यूल।
या ब्रोंक्यूलर ट्यूब कह लो इसको, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जेन में लेके आओ, रेस्पिरेशन पहले साल फिजियोलॉजी के अंदर इसका स्ट्रक्चर जेन में लेके आओ। आपका एक लंग्स और वो पूरा स्ट्रक्चर होता है, पहले आपकी नोज, ठीक है, उसके बाद आपका फेरिंग्स लैरिंग्स वगैरह, ठीक है, नीचे आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपके ब्रोंकाई, फिर आपके ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये फर्दर आगे वो एल्वुलाई के अंदर जाकर यहाँ पे एल्वुलाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका ब्रोंक्यूल है सारा, ये आपका स्मूथ मसल का बना हुआ है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये खासियत रखी हुई है कि ये स्मूथ मसल कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल हालात हैं, हेल्दी हालात हैं इस ब्रोंक्यूल के अंदर। ये देखो स्मूथ है, स्मूथ मसल इसके अंदर सारे लगे हुए हैं, ठीक है, और बिल्कुल ये रिलैक्स्ड है, ठीक हो गया। ये डायलेटेड शक्ल में है, इसका जो अपर्चर है वो खुला है, आराम से बंदा जो है वो सांस अंदर बाहर ले सकता है, ठीक है। ये एल्वुलाई नॉर्मल है बिल्कुल, कोई इसके अंदर आपको कुछ चीज ऐसे आपको कोई डिफेक्टिव आपको नजर नहीं आती आपको, ठीक है। अब आ जाओ एक एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर जिसको के एस्थमा का अटैक जो है वो अभी शुरू हो गया उसको, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आती है आपकी वो आती है इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब। ये देखो ये आपका ब्रोंकियल ट्यूब है सारी, इसका क्रॉस सेक्शन उसने काटा। अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखो तो ये सारा इसका क्रॉस सेक्शन के अंदर एडीमा पड़ा हुआ है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग कह लो इसको, एडीमा कह लो इसको, ठीक है। एक चीज और देखो, ये जो स्मूथ मसल्स हैं सारे, ये यहाँ पे सारे रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये कंट्रैक्ट हो गए हैं, मस्कुलर कंट्रैक्शन से ब्रोंक्यूल टाइट हो गया। आपको फील हो रहा होगा कि जैसे इस जगह के ऊपर या इस जगह के ऊपर एक दबाव सा आ गया, जिसकी वजह से ये देखो ये यहाँ से इतना हिस्सा थोड़ा सा जो है वो लूज है और यहाँ से फिर टाइट हो गया, फिर लूज है फिर टाइट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज ये देखो, ये येलोइश तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, दिस इज द म्यूकस। म्यूकस कह लो इसको, अच्छा चलो अभी सिर्फ इसको इतना ही रखो, म्यूकस कह लो या आप इसको ब्रोंक्यूलर सिक्रीशन कह लो। ये अल्लाह मियां ने निज़ाम रखा होता है कि ये सिक्रीशन जो होती है जब कोई अस्थमा का अटैक शुरू होता है तो ये बढ़ जाती है, ठीक है। और यही वजह है कि जब बंदा खांसी करता है तो उसको रेशा आता है, बलगम आता है उसको, ठीक हो गया। ये आपकी एक ब्रीफ और आप एक कह लो एक समराइज्ड एक आपकी पिक्चर है कि जी अस्थमा के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। स्मूथ मसल्स टाइट हो गए, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट होके टाइट हो गया, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकस डायलेट होके लूज हो गया। इजी पैसेज ऑफ द एयर, डिफिकल्ट पैसेज ऑफ द एयर, सांस लेने में तंगी होगी मरीज को, ठीक है, वो एफर्ट करेगा, एक्टिव एफर्ट करेगा वो। और ये साथ में म्यूकस उसके बनना शुरू हो गई यहाँ पे। अब म्यूकस से भी जो है वो थोड़ी ब्लॉकेज होगी इसकी, ऑलरेडी हवा का गुजर बसर पहले ही कम था, यहाँ पे सांस अंदर बाहर कम आ जा रही थी, म्यूकस और सिक्रीशंस की वजह से ये मजीद काम जो है वो खराब हो जाता है, ठीक हो गया। दिस इज अ वेरी ब्रीफ एंड अ वेरी कंसाइज समरी ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन एस्थमा। ये पॉइंट्स अपने प्लीज जेनों में रखिएगा, बिकॉज आगे जो हमने ड्रग्स पढ़ने हैं एस्थमा के वो सारे इसी चीज से रिलेटेड होंगे। एक चीज और, एस्थमा का जो सिनारियो आएगा ना उसमें जो मैंने तुम लोगों को बताया कि फीवर होता है, कफ होती है, रनी नोज होती है, हेडेक भी हो सकता है, ठीक है, कफ प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव हो सकती है। साथ में वो एक और सिम्टम कहेगा कि पेशेंट जब ओपीडी में आया, इमरजेंसी में आया, तो पेशेंट को वीजिंग हो रही थी, वीजिंग, WHEEZING, वीजिंग। एक मिनट ठहरो जरा, wheezing is WHEEZING, वीज या वीजिंग। ये क्या होती है, आप
मरीज आपके सामने बैठा है ना, 3 फुट 4 फुट के फासले पर, 6 फुट के फासले पर, जिस तरह आजकल कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वीजिंग क्या होती है कि बंदा दूर आप बैठे हो ना, मरीज के सांस लेने की आपको आवाज आती है, सीटी बजती है, सांस जिस टाइम वो लेता है ना उसके बिल्कुल एंड के ऊपर आपको ना ऐसे जैसे कुछ उसको ना जैसे उसकी सीटी सी बज रही है, ये कुछ इस तरह की आवाज आती है। अगर तुम लोग सुन सको तो इस तरह की आवाज आती है। ये जो एंड के ऊपर बिल्कुल सांस बारीक हो जाता है ना, इसको वीजिंग कहते हैं। ठीक है, साथ में वो एक और फाइंडिंग भी बता देगा कि ऑन ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है कि आपने स्टेथो कान में लगाया और स्टेथो से आपने मरीज की चेस्ट जब आपने सुनी तो आपको उसके ऊपर क्रेपिटेशंस, CREPITATION। अगर किसी को ये नजर आ जाता तो ठीक है। क्रेपिटेशंस क्या होती हैं? क्रेपिटेशंस होती हैं कि जब आप चेस्ट लगाकर चेस्ट के ऊपर आप उसके स्टेथोस्कोप रखते हो तो आपको ऐसे खड़खड़ खड़खड़ खड़ की आवाज सी आपको एक सुनाई देती है आपको। तो जहां पर ये दोनों साइन आपके आ जाएं, ऑस्कल्टेशन के ऊपर क्रेपिटेशन सुनाई दे रही थी, वीजिंग सुनाई दे रही थी, आपको मरीज दूर खड़ा था, तो समझ जाइए कि आपके मरीज को अस्थमा है। ठीक है, अच्छा, अब अस्थमा का ट्रीटमेंट किन चीजों के ऊपर बेस्ड होता है? अस्थमा का ट्रीटमेंट आपके जनाब 3 आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं अस्थमा को लेकर। ठीक है, उसमें एक आपके आ जाते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर नाम से पता लग रहा है आपके ब्रोंकस को डायलेट करेगा। ये देखो, ये ब्रोंकस आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में गया हुआ है, आपने ब्रोंकोडाइलेटर देकर इसको वापस इस नॉर्मल हालत में लेकर आना। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स में आगे अब यहां से शुरू होता है फार्माकोलॉजी का गंदा तरीन काम, और वो है नाम याद करना। बीटा एगोनिस्ट है, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, मीथाइल जेंथीन्स हैं। ठीक है, बहरहाल अभी नीचे वालों के ऊपर नहीं जाते, पहले ऊपर वालों की बात कर लेते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर आपने देना अस्थमा के अंदर, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स वो एजेंट्स जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। ये देखो, इन्फ्लेमेशन हो गई है। अच्छा, कोई एक बंदा, सिर्फ कोई एक बंदा मुझे ये बता दे कि तुम लोगों ने पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन शुरू कर दी है या नहीं की? सर कर दी हुई। कर दी हुई है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि तुम लोगों को पता होगा कि इन्फ्लेमेशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं थोड़े थोड़े, एक तो उस जगह के ऊपर एडिमा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, वहां की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा होता है कि आपका जो डिजीज प्रोसेस है वो वहां से जल्द अज जल्द रिकवर करके ठीक हो जाए वो एरिया। समर, आपका कोई क्वेश्चन है बेटे? ओके, ब्रोंकोडाइलेटर्स आ गए आपके, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आ गए। आपने अस्थमा के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करनी है आपने, ठीक है, और ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट आ गए। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं कि ब्रोंकोडाइलेटर क्या चीज होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट क्या काम करता है। अच्छा, ये स्लाइड वैसे मुझे फील होता है कि मैं तुम लोगों को बाद में दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये एज इट इज सवाल आता होता है कि जी एक बंदा है, उसको अस्थमा डायग्नोज हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए उसको आप क्या दोगे, और अगर किसी बंदे को दायमी अस्थमा या पुराना अस्थमा या क्रॉनिक अस्थमा चल रहा है तो क्या करोगे? अक्यूट अटैक, अक्यूट अटैक का मतलब होता है हिस्ट्री शॉर्ट है, 8 घंटे पहले हुआ जी, 12 घंटे से मसला हो रहा है, 3 घंटे से अचानक मसला हुआ है, अभी अच्छा भला जा रहा था, अचानक इसने इस तरह इसको ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उस केस में क्या करना है? नंबर 1 ब्रोंकोडाइलेटर देना। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर आपके ये बीटा 2 एगोनिस्ट आ जाते हैं, थियोफाइलिन, मस्कराइनिक एंटागनिस्ट आते हैं, ये सारे चलेंगे। ये स्लाइड में एंड पर भी तुम लोगों को दिखाऊंगा, बिकॉज ये एज इट इज सवाल आ जाता होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा या क्रॉनिक एस्थमा,
या वो आपको ये सवाल में अक्सर कह देता है कि जी ये अटैक इसको हुआ, ठीक है। मैंने इस दफा सेंड अप के अंदर ये सवाल दिया था तुम लोगों के सीनियर्स को कि इसको ये अटैक हो गया, अक्यूट अटैक था, अक्यूट अटैक में क्या करना है, इसके साथ क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब जब उसको डिस्चार्ज कर रहे हो मरीज को, वो कहता है जी कि मुझे कल को अल्लाह ना करे अगर घर पे ये मसला हो जाता है या मुझे ये मसला अगर थोड़ा थोड़ा रहता है तो मैं क्या करूं। तो उसको लॉन्ग स्टैंडिंग या क्रॉनिक अस्थमा के लिए उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देने हैं और एंटी आईजीई एंटीबॉडीज देनी है। माइंड यू ये स्लाइड में तुम लोगों को एंड पर एक दफा दोबारा दिखाऊंगा बिकॉज ये सवाल एज इट इज आता होता है, ठीक है। स्टार्टिंग विद ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर में सबसे पहली चीज जो आ जाती है आपकी, वो आ जाते हैं आपके बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। अब चक्कर ये है कि तुम लोगों को ये नाम एज इट इज याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कि ड्रग की जो एक क्लास होती है, ये क्लास का नाम है, दैट इज बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। फिर इसकी एक प्रोटोटाइप होती है। प्रोटोटाइप उस एक ड्रग को कहते हैं कि जब उस ड्रग का उस एक क्लास उस क्लास का जब नाम लिया जाए तो वो प्रोटोटाइप के अंदर उस क्लास ऑफ ड्रग्स की तमाम खूबियां मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एल्ब्यूटेरॉल लिखा हुआ है, ठीक है। जहां कहीं पर एल्ब्यूटेरॉल लिखा होगा इसका मतलब है कि इट्स अ बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट से मतलब है कि ये आपके जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वहां पर जाके ये एक्ट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी का ज़हन में लेके आओ, ठीक है। अच्छा, बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट ये क्या करते हैं, दे आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन एस्थमा। फर्स्ट लाइन ड्रग से मतलब है कि जो एस्थमा को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला ड्रग आपके दिमाग में आना चाहिए ना, दैट इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ड्रग। और ये अकेला ड्रग जो है ये 90 to 95% ऑफ द एस्थमेटिक वेरिएशंस जो हैं उनको ये ठीक कर देता है। बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ एस्थमा बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट हो गया, ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग आपके बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट हैं जिसमें आपका एल्ब्यूटेरॉल है, टर्ब्यूटालीन है, ठीक है, ये आपका इमरजेंसी हालात के अंदर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिनेरियो आ जाता है कि इमरजेंसी के अंदर पेशेंट सिम्टम्स लेकर आया है और उसकी हिस्ट्री जो है वो 12 घंटे से कम की है, 12 घंटे 8 घंटे, ठीक है, 6 घंटे 3 घंटे, तो आप उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट देते हो जिसमें एल्ब्यूटेरॉल और टर्ब्यूटालीन आते हैं, ठीक है। और इनका इफेक्ट जो होता है ये 4 घंटे तक बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका असर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको खदशा है कि ये एस्थमेटिक अटैक बहुत सवेयर है और ये इतनी जल्दी जो है वो नहीं हटने वाला, नहीं खत्म होने वाला, तो उसमें आप लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट दे देते हो जिसमें सैल्मेट्रोल उसकी एक मिसाल उसने दी हुई है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट लाइन ड्रग है अस्थमा के लिए, शॉर्ट एक्टिंग देते हैं इमरजेंसी के अंदर, लॉन्ग एक्टिंग देते हैं हम कि अगर हमें खदशा हो कि एस्थमेटिक अटैक इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला तो हम उसको लॉन्ग एक्टिंग सैल्मेट्रोल टाइप चीज भी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जितना ड्रग शॉर्ट एक्टिंग होता है उतना जल्दी एक तो उसका असर आता है, उसका असर खत्म भी उतनी जल्दी होता है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह है कि किसी को आप जो है वो मतलब आपको अगर जल्दी इफेक्ट चाहिए एक चीज का तो आप उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे देते हो लेकिन इसका असर भी जल्दी खत्म होगा। लॉन्ग एक्टिंग का क्या होता है कि लॉन्ग एक्टिंग को थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आपने गोली खिला दी उसको 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा असर दिखाने में, लेकिन उसका असर शॉर्ट एक्टिंग से ज्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। एक ये चीज। अच्छा, अब यहां पर ये एक टर्म लिखी हुई है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट या सेल्मेट्रोल इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस एज द इफेक्ट स्टार्ट लास्ट फॉर 12 आवर्स। प्रोफाइलैक्सिस क्या चीज होती है, कोई बच्चा किसी को इसका पता है कि प्रोफाइलैक्सिस क्या चीज होती है? कोई एक बंदा मुझे बता दे प्रोफाइलैक्सिस क्या है। किसी को पता हो? एहसन सलमान, आपको पता है? फिर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है। सॉरी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज।
किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट कोई हम यूज करते हैं, कोई मेथड? बहुत आला, एक्सीलेंट यार, बहुत आला। That was अरसलान, वेरी गुड। प्रोफाइलैक्सिस, एग्जैक्टली जैसे अरसलान ने बताया, दिस इज यूज्ड कि जी हम बीमारी को इन द फर्स्ट प्लेस होने ही ना दें, ठीक है। एहतियाती तौर पर या एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम प्रोफाइलैक्टिकली कोई भी ड्रग दे देते हैं। अस्थमा को भी हम अटैक प्रिवेंट करने के लिए हम बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग दे देते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट होता है और वो ये होता है कि ये मसल ट्रेमर्स स्केलेटल मसल्स के अंदर शुरू करवा देता है और ये आपके एरिदमियाज करा देता है। स्केलेटल मसल ट्रेमर अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है आपके स्केलेटल मसल के अंदर। एरिदमिया होती है हार्ट की एक पैथोलॉजी होती है कि जिसके अंदर हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है वो खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है। इसकी डिटेल हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अभी हमने बात की ब्रोंकोडायलेटर के बारे में, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट मैंने उठाया है कैटजंग में से। सर ये आपकी ब्रोंकियल टोन है, ठीक है। ये अस्थमा की कंडीशन के अंदर ब्रोंकियल टोन से मतलब है ब्रोंकियल जो मसल हैं आपके स्मूथ मसल उसकी टोन। ये कंस्ट्रिक्शन की तरफ जब जा रही होगी तो उसका मतलब होगा कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है अस्थमा के अंदर, ठीक है। ये आपकी एक ऊपर एरो बना हुआ है टुवर्ड्स रिलैक्सेशन, ठीक है, कि आपने ब्रोंकियल टोन को आपने डिक्रीज करवाना है आपने, ठीक हो गया। अब आप क्या करते हो, ये कैंप देखो लिखा हुआ है, कैंप स्टैंड्स फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ब्रोंकियल टोन को रिड्यूस करवाने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो कैंप है इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आप बीटा एगनिस्ट प्रोवाइड करते हो। बीटा एगनिस्ट क्या था, ये जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। बीटा एगनिस्ट प्रोवाइड करने से ये याद रखिए कि आपका एटीपी जो है उसने साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर चेंज हो गया। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आपकी ब्रोंकियल टोन जो है उसको रिलैक्स करवाएगा, उसको ब्रोंकियल टोन को कम करवा देगा, आपका अस्थमा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा आपका। इसलिए अगर तुम लोगों को प्रॉफ में या क्वेश्चन कोई भी आता है कि जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दें, बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट काम किस तरह करता है, तो आपने ये कहना है कि जी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है जिससे कि ब्रोंकियल टोन रिलैक्स हो जाती है। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट। जो आपकी सेकंड आपकी क्लास आ जाती है दैट इज मिथाइल जेंथीन, ठीक है। मिथाइल जेंथीन आम तौर पर ये थियोफाइलिन के नाम से जो है वो मिलती है। तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा मार्केट के अंदर कफ सिरप मिल रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, थियोफाइलिन होती है, ठीक है। और इसके अलावा थियोफाइलिन की गोलियां भी आती हैं, चिट्टे से रंग की होती है, चिपटी सी होती है, ये फ्लैट सी लंबी सी, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा अभी। उसका भी काम क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन। ब्रोंकोडायलेशन इज द मेन एक्शन, ठीक है। और ये भी आपके एरिथमियास कॉज करवाती है, ठीक है। अदर देन दैट ये अगर कोई बंदा ज्यादा ओवरडोज में ले ले तो इससे सीजर्स या आपको जो होते हैं वो झटके खुदा खास्ता और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम आम जुबान में हाइपोटेंशन का नाम देते होते हैं, ठीक है। अगर आप मिथाइल जेंथीन यहाँ पर देखो तो ये थियोफाइलिन है, ठीक है। थियोफाइलिन क्या काम करती है, ये आपका साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना आपका, ठीक है। दिस गेट्स कन्वर्टेड टू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक हो गया। और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए फॉस्फोडाइएस्टरेज एक एंजाइम होता है, वो आपको चाहिए होता है, ठीक है। थियोफाइलिन इस एंजाइम को ब्लॉक करती है। यहां पर ये देखो कि नेगेटिव का साइन बना हुआ है, ठीक है। कैंप को इसने टूटने नहीं देना,
जब ये कैंप को टूटने नहीं देगी तो कैंप यहाँ पर जाकर ब्रोंकियल टोन रिलैक्स करवाता रहेगा, बंदे को अस्थमा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉस्फोडाइस्ट्रेज कैंप के ऊपर एक्ट करता रहता है और उसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज करता रहता है तो कैंप होगा नहीं, ब्रोंकियल टोन रिलैक्स नहीं होगी, बंदा एस्थमेटिक ही रहेगा, एस्थमा की उसमें उसको जो है वो रिलीफ नहीं होगा उसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये थियोफाइलिन, नीचे भी अगर तुम लोग देखो यहाँ इसने लिखा हुआ है कि थियोफाइलिन आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होने दे रहा, ठीक है, बिकॉज ये एडिनोसिन की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करता है। सिर्फ इसको इतना ही इसको याद रखो, इस वाले पॉइंट में बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इसमें मत जाना। सिंपली इसने फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करवाना है जिससे कि कैंप कायम रहता है और वो ब्रोंकियल टोन रिलैक्स रखता है। ठीक हो गया, ये फिर वही डायग्राम है। थर्ड चीज जो है दे आर नोन एज मस्करेनिक एंटागनिस्ट। आपकी, अगर आपको याद हो, आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं जी मस्करेनिक रिसेप्टर्स और एक होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये आपके मस्करेनिक एंटागनिस्ट है। एगनिस्ट एंटागनिस्ट का तुम लोगों को कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा सा। मस्करेनिक एंटागनिस्ट के अंदर आपका जो सबसे बड़ा जो आपका प्रोटोटाइप है और सबसे मेन जो पूछा जाता है सर, दैट इज इप्राट्रोपियम, ठीक है। इप्राट्रोपियम इज रिलेटिवली शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। अब इप्राट्रोपियम का जो मोड ऑफ एक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो करता क्या है? ब्लॉक्स मस्करेनिक रिसेप्टर्स इन द एयरवेज, नंबर 1। नंबर 2, इफेक्टिवली प्रिवेंट्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन मीडिएटेड बाय वेगल डिस्चार्ज। अच्छा, अब इस लाइन को थोड़ा आराम से देखो, परेशान हुए बगैर। नंबर 1, मस्करेनिक रिसेप्टर्स आपके एयरवे में ब्लॉक कर देने से आपका जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है आपकी, वो आपकी खत्म हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, वेगल डिस्चार्ज। व्हाट इज वेगल डिस्चार्ज? वेगस नर्व का पता है आपको? सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी में न्यूरो के अंदर पढ़ी होगी। अगर तुम लोग याद करो तो 10th नर्व जो वेगस नर्व होती है वो आपके एएनएस में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आपके सीएनएस में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और अगर तुम लोग थोड़ा सा याद करो तो इसको, तो ये जो वेगस नर्व होती है ये आपके हर जगह के ऊपर इसकी सप्लाई जा रही होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन, सीएनएस, इसोफेगस, थ्रोट वगैरह, और नीचे आपके ये मतलब काफी जगहों के ऊपर जो है वो वेगस नर्व आपकी जा रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एक्टिवेट कर देता है वेगल डिस्चार्ज की वजह से, ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होंगे तो ये वेगल डिस्चार्ज बंद हो जाएगा, ठीक है, और उससे जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। याद रखिएगा, इप्राट्रोपियम इज मोर ऑफ अ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग, ठीक है। ये आप इसको जो है वो थियोफाइलिन के साथ दे सकते हो, ब्रोंकोडायलेटर के साथ दे सकते हो, लेकिन अकेला इप्राट्रोपियम आपका मसला हल नहीं करेगा। आपका जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है उसको हल नहीं कर सकता। कुछ केसेस के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिवर्स कर सकता है, लेकिन सिंगल हैंडेडली दिस इज नॉट योर ड्रग ऑफ चॉइस, ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग भी नहीं है, ये चीज याद रखें, ठीक है। यहाँ पर देखो मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होने दे रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर देखो एसिटाइल कोलिन लगा हुआ है। एसिटाइल कोलिन याद रखें ये आपके जो होते हैं आपके मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर जाकर ये एक्ट करता है और उन एयरवेज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर एक्ट करता है एंड इट कॉजेज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट ने इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना है ताकि एसिटाइल कोलिन उन रिसेप्टर्स के ऊपर आकर ना बैठे, ठीक है। उससे आपकी जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो नहीं होती। कुछ केसेस के अंदर रिवर्स हो जाती है, यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है तो आपने मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट या इप्राट्रोपियम दे दिया आपने, और उसके बाद जो है ये चीज नहीं होगी वहां पे, ठीक हो गया। ये आपका थर्ड टाइप आपके मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट आ गए आपके। अच्छा जी,
नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। इन्फ्लेमेशन जिस तरह तुम लोग पैथोलॉजी में पढ़ रहे हो, तुम लोगों को आइडिया है कि जिस जगह के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, वहां पर एडीमा या स्वेलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ा दी जाती है। ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है उस एरिया का कि आप जो डिजीज्ड एरिया उसको क्योर कर दें। कोई एक बंदा मुझे बता सकता है कि इन्फ्लेमेशन की आउटकम्स क्या क्या होती हैं? कौन कौन है आज मेरे साथ? कायनात लतीफ, आप बता दें क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन की आउटकम क्या होती है? कोई एक बंदा बता दे। लाइबा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? एडिमा होता है। एडिमा होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। थोड़ा सा बेटे ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। सर एडिमा होता है। नहीं, आउटकम आउटकम, ये तो इसका फीचर होता है ना। अब एक जगह पर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? स्वेलिंग। बच्चे, स्वेलिंग तो फीचर होता है ना इसका, एडिमा का। सर एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक जगह पर अक्यूट इन्फ्लेमेशन शुरू हुई तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं? असलान, एडिमा नहीं होता, एडिमा फीचर है यार। एक तो चलो हो गया ना कि क्रॉनिक में चेंज हो जाएगा। क्रॉनिक में तो खैर छोड़ो, बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। एंड इन्फ्लेमेशन के दो आउटकम्स होते हैं। एक तो जिस तरह तुम लोग, एक तो होता है कि यार इन्फ्लेमेशन मसला हल हो गया, इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर गई, चीजें नॉर्मल हो गई। एक तो ये हल होता है इसका, ये आउटकम होती है। दूसरी होती है, तुम लोगों ने खुद बताया कि जी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और उसमें इन्फ्लेमेशन के जो फीचर्स हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रहते हैं, लंबे अरसे तक रहते हैं उसको। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है कि टिश्यू जो है वो फाइब्रोज्ड हो जाए या डेड हो जाए और अपने सारा डिस्टिंक्टिव जो उसके फीचर्स हैं वो उसके सारे खत्म हो जाएं। ये उसकी थर्ड आउटकम हो सकती है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है तो उसकी भी तीन आउटकम्स होती हैं। या तो वो ठीक हो जाएगी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाएगी। जिस तरह लोगों को लंबे लंबे अरसे की बीमारियां लगी होती हैं फेफड़ों की, कि जी मैं जी पिछले 4 साल से मुझे फेफड़ों का मसला है, 5 साल से मसला है। तुम लोगों ने शायद सुना हो, सीओपीडी एक बीमारी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, या एक इसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का नाम भी देते होते हैं। इसके अंदर यही होता है कि आपका जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है वो आपका एक्यूट से क्रॉनिक में चेंज हो गया हुआ है और ये कई कई साल लंग्स के अंदर ये मसला रहता है। ठीक है, क्रॉनिक का फिर आगे से आउटकम ये आ जाता है कि जो क्रॉनिक आपकी डिजीज है, आपके वो लंग्स को बिल्कुल नॉन फंक्शनल कर देती है। लंग्स आपके फाइब्रोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल वो डेड टिश्यू होता है, नॉन फंक्शनल होता है। वो सिर्फ अंदर पड़ा होता है लेकिन उसका काम वो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो आप देते हो, ड्रग्स देते हो, वो इस गर्ज से देते हो कि जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है वो खत्म हो जाए। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के अंदर आपका सबसे पहली चीज जो आती है वो आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या आपके स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यार बहुत अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये तुम लोगों को आगे चल के फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगले साल जब मेडिसिन पढ़ोगे तो तब भी तुम लोगों को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए कोई थोड़ा सा टाइम लगा के ना किसी एक जगह से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सारा कुछ जो है ना वो पढ़ लेना। हम आगे चल के जब करेंगे ना इन्फ्लेमेशन और ये पेन वाले टॉपिक्स, तो उसके अंदर आई मेक श्योर कि तुम लोगों का ना एक तगड़ा लेक्चर हो उसके ऊपर, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर। अच्छा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अब आपने किस तरह से देने हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैंने पहले लेक्चर में तुम लोगों को बताया था, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेक्चर के अंदर, कि इनहेल्ड जितने भी आपके ड्रग्स होते हैं वो आपके 90-95% जो होते हैं वो लंग्स के जो इश्यूज होते हैं उनमें आपके काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखो कोर्टिकोस्टेरॉइड डायरेक्टली आपने इनहेल करा दिया है। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। अगर एक बंदा है उसका अस्थमा बहुत ज्यादा खराब है और उसको साथ में फीवर भी हो रहा है, कफ भी हो रही है उसको,
मरने वाली उसकी बेचारे की हालत हो गई है, तो आपने उसको ब्रोंकोडायलेटर के साथ साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड भी दे देना है, ठीक है। अब आई डोंट नो, आप लोगों में से अल्लाह ना करे किसी को ये मसला हो, लेकिन अस्थमा एक बहुत आम और बहुत कॉमन एक है बीमारी है, और इसके अंदर जो लोग इनहेलर्स यूज करते हैं उनको पता होगा कि उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर तो होता ही है, साथ में वो लिखा होता है जी इसके अंदर इतना प्रेडनिसोलोन भी है, इसके अंदर ये है, वो बेसिकली स्टीरॉइड थोड़ा सा उन्होंने इसके अंदर ऐड किया होता है। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपका फर्स्ट लाइन थेरेपी होता है। इंट्रावीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आप दे सकते हो। याद करो फिर से, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेक्चर में जाओ, उसके अंदर तुम लोगों को मैंने बताया था कि इंट्रावीनस जो होता है वो फास्टेस्ट रूट होता है अलोंग विद इनहेल्ड, ठीक है। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है एस्थमा का, यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस तुम लोगों के लिए क्या है कि एक बंदा जो कि इमरजेंसी के अंदर आ गया है, शॉर्ट हिस्ट्री है, आधे घंटे की, घंटे की, 1.5-2 घंटे की, कि बिल्कुल उसके फीवर बहुत ज्यादा हुआ है, सांस उससे खींचा नहीं जा रहा, मतलब इन शॉर्ट मरने वाली हालत हुई हुई है उसकी, ठीक है। सांस खींचा नहीं जा रहा, कफ आ रही है, आपको दूर से 2 मीटर दूर से आपको वीज आपको सुनाई दे रही है, स्टेथ आप लगाते हो तो छाती खड़खड़ी होती है उसकी, इसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस का नाम देते हैं, ठीक है। ये चूंकि एक इंतहाई सीरियस और ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर बंदे की मौत भी वाकया हो सकती है, उसके अंदर आपने इंट्रावीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड देने आपने। याद रखें, जिंदगी में जहां कहीं भी इन्फ्लेमेशन आएगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड उसको ठीक करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका वाहिद हल होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये देखो, reduce the synthesis of arachidonic acid by phospholipase A2 and inhibit the expression of COX-2। लाइन जरा मुश्किल है, अगर तुम लोगों ने, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन और ये एलर्जिक रिएक्शन कितनी डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम लोगों को याद हो और तुम लोगों ने ये पढ़ा हो, तो जो आपका एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होता है उसके अंदर ये सारी चीज आपको बताई जाती है। एराकिडोनिक एसिड क्या होता है? एराकिडोनिक एसिड याद रखिएगा कि जब कभी बॉडी के अंदर एलर्जी या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन शुरू होने वाला होता है तो एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो वहां पर पाया जाता है, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड एराकिडोनिक एसिड बनने ही नहीं देता। क्यों? किस तरह से? रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ एराकिडोनिक एसिड बाय फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज क्या है? फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है जो आपका एराकिडोनिक एसिड नहीं बनने देता, ठीक है। और नंबर 2, इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ COX-2, ठीक है। COX-2 is an abbreviation for cyclooxygenase। cyclooxygenase भी एक एंजाइम है, cyclooxygenase 2, ये भी आपके एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड ने आपका सिर्फ ये याद रख लें, एराकिडोनिक एसिड नहीं बनने देना, फॉस्फोलाइपेज ने बेसिकली ब्रेक डाउन करना होता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर, ठीक है। मैंने पहले बोला कि शायद फॉस्फोलाइपेज से एराकिडोनिक एसिड बनता है, सॉरी, इस चीज को प्लीज करेक्ट कर लें। फॉस्फोलाइपेज ब्रेक डाउन होकर एराकिडोनिक एसिड के अंदर तब्दील होता है, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड आगे चल के ल्यूकोट्रीन में तब्दील होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड आपका एराकिडोनिक एसिड नहीं बनने देगा और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जो है इसको भी नहीं बनने देगा। ऑल्सो आपके जो बीटा एड्रीनोसेप्टर्स हैं उनका ये रिस्पॉन्स बेहतर करवाता है, इसीलिए आपके इनहेलर्स के अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ साथ एक स्टीरॉइड का भी थोड़ा सा अमाउंट जो होता है वो डाला होता है उन्होंने, ठीक है। दिस इज हाउ कोर्टिकोस्टेरॉइड वर्क्स। अच्छा, अब तुम लोगों के पीछे जा रहा हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के अंदर ये स्लाइड जो दूसरी वाली है, इसके अंदर तुम लोगों की काफी चीजें लिखी हुई हैं, रिलीज इनहिबिटर्स, स्टीरॉइड्स, एंटीबॉडीज, स्लो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तुम लोगों ने अस्थमा के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉइड्स के ऊपर अपनी तवज्जो रखनी है और तुम लोगों ने सिर्फ स्टीरॉइड्स ही पढ़ने हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में, ठीक है। ये स्लाइड दोबारा दिखा रहा हूँ, स्ट्रेटजीज फॉर अस्थमा मैनेजमेंट। ये देखो, क्रॉनिक या लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा के अंदर उस कोर्टिकोस्टेरॉइड सबसे पहली और सबसे अहम चीज आती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको एक्यूट में यूज नहीं कर सकते, एक्यूट में आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक्यूट के अंदर जो आपका फर्स्ट लाइन है वो ब्रोंकोडायलेटर है, क्रॉनिक के अंदर आपका फर्स्ट लाइन है कोर्टिकोस्टेरॉइड है। कमिंग बैक टू एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपका मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। दूसरी जो चीज आपकी आ जाती है, दे आर ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट, ठीक है।
अब ल्यूकोट्रीन होता क्या है? ल्यूकोट्रीन बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट होता है बॉडी के अंदर। किसी भी जगह पर जहां पर एलर्जी शुरू होती है वहां पर एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज 2, ठीक है? वो वहां से शुरू होता है साइकिल, अल्टीमेटली आगे चल के एराकिडोनिक एसिड बनना होता है। एराकिडोनिक एसिड के ब्रेकडाउन के प्रोडक्ट्स में से एक होता है ल्यूकोट्रीन। ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ये ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट है कि उसका इफेक्ट जो है उसको उलट करना है या ऑपोजिट उससे करना है। उसमें सबसे पहली चीज जो आती है आपकी वो आती है ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कि आप ल्यूकोट्रीन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच होने वाला है आप उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दो। रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए होंगे, ल्यूकोट्रीन जाकर अपना एक्शन नहीं कर सकेगा। इसके जी 2 प्रोटोटाइप्स आपकी किताब कैटजंग में लिखे हुए हैं, उसमें एक है मोंटेलुकास्ट है और एक ज़ैफिलुकास्ट है। ठीक हो गया? ये जो आपके ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं ये आपके हर अस्थमा के अंदर आप नहीं देते, ये आप ज्यादातर उन अस्थमास के अंदर देते हो जो कि किसी चीज से ट्रिगर हो गए। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ली, सांस खराब होना शुरू हो गया, उसको आपने ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिया, ठीक है? कोई एंटीजन जो है वो उसने जाकर अस्थमा ट्रिगर कर दिया, गलत दवाई खा ली या दवाई ज्यादा खा ली, या एटमॉस्फेयर के अंदर फिजा के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसने जाकर अस्थमा ट्रिगर कर दिया। एस्पिरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है? कुछ लोग जो एस्पिरिन से एलर्जिक होते हैं, जो एस्पिरिन नहीं खा सकते, उनके अंदर ये अस्थमा की कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाती है। इन केसेस के अंदर आप ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हो, उसमें भी मोंटेलुकास्ट और ज़ैफिलुकास्ट होते हैं। अब ये एक चीज लिखी हुई है जी, ओरली एक्टिव। ओरली एक्टिव का मतलब है कि आपने इसको देना ही थ्रू माउथ है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से देना है आपने इसको। यू कैन नॉट गिव दिस ड्रग इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्टेबल, आईवी नहीं दे सकते, इनहेल नहीं करा सकते हो आप मरीज को ये। नेक्स्ट जो इसमें क्लास आती है वो आती है लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर्स की। लिपोक्सिजनेज, अब जहां पर ये ASE आता है ना एंड पर, इसका मतलब होता है कि ये चीज कोई एंजाइम है, ठीक है? लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ कि लिपोक्सिजनेज को इनहिबिट कर देता है, काम नहीं करने देता, ठीक है? इसका जो प्रोटोटाइप है जी दैट इज ज़ाइलूटोन, ये चीज याद रखने वाली है। दूसरा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट सिलेक्टिवली इनहिबिट्स 5-लिपोक्सिजनेज। 5-लिपोक्सिजनेज क्या होता है? ये वो एंजाइम है जो एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्रीन्स में ब्रेक करता है, ठीक है? ये पीछे जा रहा हूं, अस्थमा की जो ड्रग्स आपके इस्तेमाल होते हैं ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट, ठीक है? इसके अंदर लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर्स की बात हमने कर ली और हमने रिसेप्टर इनहिबिटर्स की बात कर ली। रिसेप्टर इनहिबिटर में आपके मोंटेलुकास्ट, ज़ैफिलुकास्ट आ गए, ठीक है? इन्होंने क्या किया, ये जाकर उसके रिसेप्टर के ऊपर बैठ गए, रिसेप्टर के ऊपर आपका जो ल्यूकोट्रीन है वो आकर नहीं लगेगा और आपका जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है वो नहीं आएगा, ब्रोंकोस्पैज्म नहीं होगा आपको, ठीक है? दूसरे आपके लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर्स आ गए। लिपोक्सिजनेज मैंने बताया कि एंजाइम होता है, ये एंजाइम चेंज करता है आपका जो लिपोक्सिजनेज 5-लिपोक्सिजनेज है, ये आपका चेंज करता है एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्रीन के अंदर, ठीक है? ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। Xylitol is effective in preventing both exercise and antigen-induced bronchospasm. एक चीज अगर तुम लोगों में से किसी ने नोट की हो तो लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर, पीछे जा रहा हूं, और ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये आपके दोनों ड्रग्स इमरजेंसी वाले अस्थमा के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहे, ठीक है? सॉरी, जो आपका जनरलाइज्ड अस्थमा है उसके अंदर इस्तेमाल ये नहीं हो रहे। ये तो बेसिकली इमरजेंसी बन सकती है ना, मतलब एक्सरसाइज बंदा कर रहा है, अचानक हालत खराब हो गई, ठीक है? लेकिन मकसद बताने का ये है कि ये वो ड्रग्स हैं आपके जो आपके अस्थमा अगर ज्यादा बड़ी आपको शक्ल में आता है, अगर आपको ज्यादा सीरियस उसके साथ आप किसी बंदे के ऊपर अटैक आता है तो उसके अंदर ये नहीं इस्तेमाल होते, लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर्स और ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है? इसका जी एक साइड इफेक्ट है कि ये लिवर एंजाइम्स जो होते हैं ना आपके, तुम लोगों ने अगर कभी देखा हो किसी की ALT की रिपोर्ट, LFT की रिपोर्ट देखी हो, उसके अंदर होते हैं ना एंजाइम ALT, AST, SGOT, SGPT, ये उन एंजाइम्स को इंक्रीज करवा देता है ज़ाइलूटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, साइड इफेक्ट। इसके ऊपर MCQ भी अक्सर UHS के अंदर आया होता है कि जी एक बाबा जी थे,
वो उनको कब से पता नहीं अस्थमा चल रहा था, तो उन्होंने अपने किसी के कहने पर LFT करा लिए, तो LFT बहुत ज़्यादा है, हालांकि उनको लिवर का कोई मसला नहीं था, कोई हेपेटाइटिस नहीं था, कोई अरकान जॉन्डिस कुछ भी नहीं था उनको। तो क्या था जी, वो हिस्ट्री थी कि वो अपने दमे के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करते थे। विच ऑफ दीज इज दैट ड्रग जो बाबा जी इस्तेमाल करते रहे होंगे? उसमें ऑप्शंस नीचे दी हुई थी, लिपोक्सिजनेज इनहिबिटर है, ब्रोंकोडाइलेटर है, टेक्सामिथासोन या कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, तो आपको ये साइड इफेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ये लास्ट स्लाइड है आपकी, ठीक है, ये आपके ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट है। ठीक है, ल्यूकोट्रीन जब बॉडी के अंदर बन जाता है ना जी, तो इसने ब्रोंकियल टोन को कंस्ट्रिक्ट करवाना है, ब्रोंकियल टोन को इंक्रीज करवाना है, सांस लेने में दिक्कत होगी बंदे को। इन दैट केस आपने ल्यूकोट्रीन एंटागनिस्ट दे दिए जो ल्यूकोट्रीन्स को ब्रोंकियल टोन के ऊपर एक्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू कंट्रोल एस्थमा।